स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबका स्वागत करता हूं निकी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज नंबर 5 और इस सीरीज में बेटा हम स्पेशली बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 7 और 8 की, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड में बेटा टोटल आपकी 10 यूनिट है। तो आरबीएससी बोर्ड में जो 10 यूनिट है उसमें 7वीं और 8वीं नंबर वाली यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हम जो 7वीं और 8वीं यूनिट देखेंगे वो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली होगी। तो बेटा देखो, आप सबको पता है कि आपका पहले जो सेक्शन ए होगा इसमें आपके बेटा बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा आएगा बेटा? बहुविकल्पीय। और बहुविकल्पी कितने आएंगे बेटा? 16 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक आपका आधे नंबर का होगा, तो टोटल आपका 8 नंबर का आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो चलो बेटा हम सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि एथेनॉल एवं सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता? निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता है? पहला आंसर है इसका बेटा CH3CHO, दूसरा है बेटा CH3CH2HSO4, तीसरा है बेटा C2H4 एंड चौथा है बेटा CH3CH2CH2CH3। अब देखो बेटा, जब भी हम एथेनॉल को अर्थात एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं ना तो हमें मिलता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बी नंबर वाला ऑप्शन। अगर इसको हम 140 पे गर्म करें तो बेटा हमें मिलता है डाई एथिल ईथर यानी कि डी नंबर वाला ऑप्शन। और अगर इसको हम 160 से 170 के बीच गर्म करें तो हमें मिलता है बेटा क्या? एथिलीन यानी कि सी नंबर वाला ऑप्शन। लेकिन ए नंबर वाला ऑप्शन हमें किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता है जब हम इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब। अब देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एथेनॉल का सामान्य सूत्र है। एथेनॉल का मतलब होगा बेटा एथिल अल्कोहल, सॉरी एथेनॉल नहीं, एल्कोहल ही है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, पहला ऑप्शन है बेटा CnH2n+1O, दूसरा है बेटा CnH2n+2O, तीसरा है बेटा Cn+1H2NO, ये N+1 है। और डी ऑप्शन है बेटा आपका CN+2HNO। तो बेटा एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखो बेटा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि बेटा RMGX, इसको बेटा हम ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं और इसकी क्रिया HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से कराएं। किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका एक कंपाउंड बनता है P। तो बेटा यहाँ P है, यहाँ P है। पहला ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने CH3COCH3, दूसरा ऑप्शन दिया CH3OH, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने RCOR एंड चौथा ऑप्शन दिया है RCH2OH। तो देखो बेटा, जब भी हम क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो देखो एक कार्बन तो ये रहा और R ये, तो R मतलब एक ऐसा अल्कोहल बनेगा जिसमें R भी हो और ये कार्बन भी हो। तो लेकिन बेटा इसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि ए और सी वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा, बी और सी में देखते हैं। तो बी और सी में क्या देखो बेटा, एक कार्बन था, एक कार्बन का अल्कोहल, और ये एक कार्बन और एक R वाला, क्योंकि ये R इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो बेटा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि निम्नलिखित फिनॉल में सबसे प्रबल है। कुछ आपके फिनॉल दिए गए, उनमें सबसे प्रबल फिनॉल बताना है। तो निम्नलिखित में
सबसे प्रबल फिनॉल है। पहला ऑप्शन है बेटा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरा ऑप्शन है बेटा मेटानाइट्रोफिनॉल। तीसरा बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल एंड चौथा है बेटा आपका पैराक्लोरोफिनॉल। तो एक चीज तो हम आपको बता दें बेटा कि पैराक्लोरोफिनॉल इसकी तुलना में तो ज्यादा प्रबल है नहीं, लेकिन अब इन तीन में प्रबल कौन होगा, तो बेटा सबसे ज्यादा प्रबल होता है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा कि फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, यानी कि हम फिनॉल लें और इसकी क्रिया बेटा हम किसके साथ करा दें, क्लोरोफॉर्म के साथ करा दें, और साथ ही साथ हम एक कोई क्षार ले लेंगे, फिर आपका बनेगा बेटा मुख्य उत्पाद। तो इन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने बेटा सैलिसैल्डिहाइड। बी नंबर है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। सी नंबर है बेटा कीटोन। एंड डी नंबर लिखा है बेटा आपका एसीटैल्डिहाइड। देखो बेटा फिनॉल है यानी कि बेंजीन रिंग है, फॉर्मेल्डिहाइड में रिंग नहीं होती, कीटोन में भी रिंग नहीं है, एसीटैल्डिहाइड में भी रिंग नहीं है, तो सीधी सी बात है एक सिंपल सा ऑप्शन क्या बचा आपके पास, सैलिसैल्डिहाइड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि ईथर को एलुमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर बनने वाला उत्पाद है। और पहला ऑप्शन लिखा बेटा एल्कीन, दूसरा लिखा है बेटा आपका एल्केन, तीसरा लिखा है बेटा एल्कोहल एंड चौथा ऑप्शन दिया इन्होंने फिनॉल। तो देखो बेटा जब भी हम क्या करते हैं डाई एथिल ईथर को 653 पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बेटा एल्यूमिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब यहां से H2O निकल जाएगा, तो H2O निकलने के बाद बेटा आपका बचता है एल्कीन, यानी कि इसका भी आपका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा ए है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा बेटा ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में एथिल एल्कोहल में परिवर्तन, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब देखो बेटा बात करते हैं, ए नंबर ऑप्शन लिखा है इनवर्टेज, बी नंबर लिखा है बेटा डाइस्टेज, सी नंबर लिखा है बेटा जाइमेज एंड डी नंबर लिखा है बेटा माल्टेज। तो बेटा जब भी हम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो हमें कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, जाइमेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये है बेटा आपके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा आगे हम बात करते हैं अब 8 नंबर की। तो 8 नंबर पे क्या लिखा बेटा कि निम्न अणुभार वाला एल्कोहल होता है, निम्न अणुभार वाला एल्कोहल होता है। पहला ऑप्शन लिखा है बेटा जल में विलेय, दूसरा लिखा बेटा गर्म जल में विलेय,
तीसरा लिखा है बेटा जल में एविले, जल में एविले। एंड चौथा नंबर है बेटा आपका सभी विलायकों में एविले, सभी विलायकों में एविले। तो बेटा निम्न अणुभार वाला जो आपका एल्कोहल है, निम्न अणुभार वाला, वो क्या होता है? वो बेटा आपका जल में विलय होता है। किसमें विलय होता है? जल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बेटा लिखा है कि कार्बोनिल यौगिकों के, कार्बोनिल यौगिक मतलब बेटा जैसे आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एस्टर, इन सभी में कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल यौगिकों का जो कार्बोनिल समूह है ना उसके कार्बन, तो कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु का संकरण होता है, का संकरण होता है। पहला ऑप्शन है बेटा आपका DsP2, दूसरा है sp3, तीसरा है बेटा sp2 एंड चौथा है sp। तो बेटा देखो कार्बोनिल समूह में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड। जहां एक डबल बॉन्ड आ जाए ना बेटा और दो सिंगल बॉन्ड आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या लिखोगे? sp2 संकरण। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि क्लीमेंसन अपचयन में, क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है क्लीमेंसन? अब ऑप्शन देखो, पहला लिखा है आपका बेटा Zn, Hg और HCl, दूसरा लिखा है बेटा लाल फास्फोरस और HI, तीसरा लिखा है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड चौथा है बेटा आपका सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5। ये लिखे इनमें से किसके द्वारा? तो क्लीमेंसन अपचयन बेटा उत्प्रेरक कौन होता है? जिंक अमलगम और HCl। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है बेटा कि सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2nO प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा कौन प्रदर्शित करता है, तो पहला इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है, फर्स्ट नंबर में ईथर, बी नंबर में लिखा है बेटा इन्होंने एल्डिहाइड, सी नंबर में लिखा है इन्होंने कीटोन और डी नंबर में लिखा है बेटा इन्होंने एल्डिहाइड व कीटोन दोनों। तो बेटा CnH2nO किसका है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ये सामान्य सूत्र है। आगे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा कि एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया नहीं करते, एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा आपका सोडियम बाईसल्फाइड से, सोडियम बाईसल्फाइड से, दूसरा लिखा बेटा फेनिल हाइड्रोजीन से, फेनिल हाइड्रोजीन से, तीसरा लिखा डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट से, डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट से एंड डी नंबर लिखा है सेमी कार्बेजाइड से, सेमी कार्बेजाइड से। तो बेटा देखो ये सोडियम बाईसल्फाइड से भी, फेनिल हाइड्रोजीन से भी, सेमी कार्बेजाइड से भी क्रिया करता है, लेकिन किससे नहीं करता?
डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट से ये क्रिया नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। 13 लिखा है कि मिश्रित कीटोन है, मिश्रित कीटोन है। पहला ऑप्शन लिखा है बेटा प्रोपेन 2 ऑन, दूसरा लिखा है ब्यूटेन 2 ऑन, तीसरा लिखा है बेटा पेंटेन 3 ऑन, एंड डी नंबर लिखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेटा होगा आपका ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है दूसरे नंबर वाले पे, जैसे ये 4 कार्बन का मान लो ऐसे दिखा दे 1 2 3 4, दूसरे वाले पे कीटोन समूह हो गया, तो एक साइड 2 कार्बन, एक साइड एक ही कार्बन जुड़ा है। क्लियर? तो वही होता है मिश्रित, जिसमें अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हैं वो मिश्रित, और जिसमें समान प्रकार के जुड़े हैं वो सरल ईथर होता है, कीटोन होता है, सॉरी। तो ये आपका हो गया 13। अब 14 नंबर पे देखते हैं बेटा, एल्डिहाइड किसके समावयव है? एल्डिहाइड किसके समावयव हैं? पहला ऑप्शन है बेटा आपका एल्कोहल, दूसरा है बेटा आपका कीटोन, तीसरा है बेटा आपका ईथर, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा एल्डिहाइड किसके? कीटोन के समावयव होते हैं। किसके होते हैं? कीटोन के। आगे देखो बेटा 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन सा यौगिक, निम्न में कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन क्रिया नहीं देगा? एल्डोल संघनन क्रिया नहीं देगा। पहला ऑप्शन है बेटा आपका एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा है प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, एंड लास्ट है बेटा आपका एसीटोन। तो बेटा एल्डोल संघनन कौन से आपके यौगिक नहीं देते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे एल्डोल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिनमें नहीं होगा वो नहीं देंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता है। अब देखो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का। लिखा है कि कैनोजारो अभिक्रिया नहीं देता है, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नहीं देता? पहला लिखा है बेटा CH3CHO, दूसरा लिखा है बेटा HCHO, तीसरा लिखा है C6H5CHO, एंड चौथा लिखा है बेटा CH3 का होल थ्राइस C और CHO। तो बेटा कैनिजारो अभिक्रिया वो यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो नहीं देंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें किसमें है बेटा? पहले वाले कंपाउंड में, एसिटैल्डिहाइड में। तो ये थे बेटा आपके कौन से क्वेश्चन? बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन आप सबको पता है बेटा, आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार क्या आएगा? रिक्त स्थान आएंगे, ठीक है ना। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और ये आपके बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक आप आधे नंबर का होगा, तो टोटल ये क्वेश्चन आपका बेटा कितने? 5 नंबर का होगा। चलो तो अब इसमें देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट लिखा है कि 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल एल्कोहल C2H5OH के आधिक्य तथा H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा डॉट डॉट
खाली स्थान है आपका बनता है। तो बेटा बताओ, अगर हम एथिल एल्कोहल की अधिक की क्रिया किसके साथ करा दें, मतलब एल्कोहल ज्यादा लें और H2SO4 की उपस्थिति में 140 पे, तो 140 पे अगर हम एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ बेटा गर्म करते हैं तो हमें मिलता है डाई एथिल ईथर। क्या मिलता है बेटा? डाई एथिल ईथर, मतलब C2H5O C2H5O। ये है आपका इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लिखा बेटा एल्कोहल के अंतराणविक निर्जलीकरण से, एल्कोहल के अंतराणविक निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण से फिर रिक्त स्थान डॉट डॉट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो देखो बेटा एल्कोहल का अंतराणविक निर्जलीकरण कराते हैं, यानी कि जो आपके एल्कोहल है ना उनके दो अणु ले और उनसे हम जल निकालें तो क्या बनेगा बेटा? तो आपका बनेगा ईथर। क्या बनेगा? ईथर बनता है, तो ईथर प्राप्त होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड लिखा है कि डाई एथिल ईथर की, डाई एथिल ईथर की HI के साथ गर्म करने पर, की नहीं है बेटा को है, को सांद्र HI के साथ गर्म करने पर डॉट डॉट के 2 मोल प्राप्त होते हैं, 2 मोल प्राप्त होते हैं। अब देखो बेटा अगर हम डाई एथिल ईथर लेना और उसको हम क्या करें सांद्र HI के साथ गर्म करें तो हमें 2 मोल किसके मिलेंगे? तो बेटा हमें 2 मोल एथिल आयोडाइड यानी कि C2H5I के 2 मोल हमें प्राप्त होंगे। फोर्थ नंबर देखते हैं बेटा, फोर्थ नंबर में लिखा है बेटा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर डॉट डॉट की तरह व्यवहार करते हैं, की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखो बेटा जो डाई एथिल ईथर है ना, तो इसके ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसकी तरह बेटा? लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? लुईस क्षार। आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकास अभिकर्मक, लुईकास अभिकर्मक डॉट 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 का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। अच्छा हाँ देखो ल्यूकास अभिकर्मक डॉट डॉट का मिश्रण होता है। ल्यूकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है बेटा? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का। क्लियर हो गया? आगे देखो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा कि NaOH व CaO, NaOH व CaO नहीं है CO है, के मिश्रण को 210 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद, गर्म करने पर डॉट 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 उत्पाद प्राप्त होता है। अब देखो बेटा जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है बेटा? सोडियम फॉर्मेट HCOONA। आगे देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि RCOOH में प्रबलतम डॉट डॉट उपस्थित होता है, डॉट डॉट उपस्थित होता है। तो बेटा यहां पर क्या लिखोगे? RCOH में प्रबल क्या होता है बेटा? प्रबलतम हाइड्रोजन
बंध उपस्थित होता है। आगे देखो बेटा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका कि सिरके में, जो बेटा आपका सिरका होता है ना, तो इन्होंने पूछा है कि सिरके में, फिर है खाली स्थान डॉट 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 होता है। वैसे तो नॉर्मल हम आपको बता दें बेटा कि सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, लेकिन कितने परसेंट, तो वही दिखाना है बेटा आपका 7 से 8% क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। 7 से 8% क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अब देखो बेटा हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन लिखा है कि जब CH3COOH को, जब CH3COOH को PCl3 में मिलाया जाता है, PCl3 में मिलाया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद डॉट डॉट होता है। अब देखो बेटा, जब भी आप एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ या PCl3 के साथ या थायोनिल क्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस थायोनिल क्लोराइड, इनमें से किसी के भी साथ कराओगे तो बेटा आपको एसिटिल क्लोराइड मिलेगा, मतलब CH3COCl प्राप्त होता है। और इसका बेटा लास्ट, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट आपका क्वेश्चन है, लिखा कि CH3COOH में, CH3COOH में डॉट डॉट, CH3COOH में डॉट डॉट हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो इन्होंने ये पूछा कि CH3COOH में खाली स्थान हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो इस खाली स्थान में लिखोगे बेटा आप क्या, एक अम्लीय, इसमें क्या होता है, CH3COOH में एक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो ये थे बेटा आपके रिक्त स्थान विथ आंसर, जल्दी से बेटा कर लो। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा, और ऐसे 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 8 नंबर का आएगा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न का मतलब क्या बेटा, बस आपको ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में ही उसका आंसर देना है। तो हम बात करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है कि एथिल अल्कोहल जल में विलेय है लेकिन डाई एथिल ईथर नहीं, क्यों? यानी कि एथिल अल्कोहल की अगर हम बात करें, वो तो जल में घुल जाता है लेकिन ईथर जल में नहीं घुलता, उसका कारण क्या है? तो आप क्या लिखोगे आंसर कि बेटा जो एथिल अल्कोहल होता है ना, ये क्या करता है, एथिल अल्कोहल जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है और क्या हो जाता है, उसके साथ घुल जाता है या विलय हो जाता है। लेकिन बेटा जो आपका डाई एथिल ईथर है वो क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वो आपका विलय नहीं होता। तो वही हमने भी लिखा है कि एथिल अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसके कारण ये क्या बेटा, विलय है, जबकि डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अणुभार वाले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के क्वथनांक का क्रम लिखो। तो बेटा देखो, समान अणुभार वाले अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल लोगे तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, प्राथमिक अल्कोहल का, और सबसे कम किसका होता है, तृतीयक का। तो इसे सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप सीधा सीधा क्रम में लिखोगे, क्योंकि इन्होंने क्रम ही पूछा, तो सबसे कम होगा तृतीयक अल्कोहल, क्योंकि इन्होंने कहा है क्वथनांक का क्रम लिखो, तो हम क्वथनांक का क्रम लिख रहे हैं, तृतीयक अल्कोहल, उससे ज्यादा द्वितीयक अल्कोहल का, और सबसे ज्यादा होता है बेटा क्वथनांक किसका, प्राथमिक अल्कोहल का। क्लियर? अब वो भी किस पे ये डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड पे, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, द्वितीयक में और कम, और तृतीयक में तो बनता ही नहीं है, इसीलिए तृतीयक का क्या है, क्वथनांक सबसे कम है। आगे देखो बेटा, हम बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में कराने हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखिए। देखो बेटा, होता क्या है कि अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल लें और इसका हम ऑक्सीकरण कराएं, किसके द्वारा बेटा, KMnO4 या K2Cl2O7 द्वारा, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा या पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा अगर हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो बेटा ये पहले एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल, इसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करना है, ऑक्सीकृत नहीं करना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम केवल और केवल एल्डिहाइड तक रोकना चाहें प्राथमिक अल्कोहल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा हम KMnO4 या K2Cl2O3 की K2Cl2O7 की जगह पर क्या लेंगे हम बेटा, हम PCC लेंगे। कौन सा उत्प्रेरक लेंगे, PCC, इसका नाम है प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, फार्मूला बेटा CrO3.C5H5n
HCl होता है। क्लियर है ना? तो PCC का यूज करेंगे तो उसमें प्राथमिक अल्कोहल का आपका ऑक्सीकरण केवल एल्डिहाइड में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, यानी कि जो फिनॉल है बेटा वो अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो होता क्या बेटा कि फिनॉल को अगर हम जल में घोलते हैं तो ये क्या करता है, H+ आयन देकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अगर आपको किसी भी पदार्थ को अगर आप जल में घोल रहे हो वो आपको अगर H+ दे तो वो क्या है, अम्लीय होगा। तो वही हमने देखो लिखा है कि बेटा फिनॉल जलीय विलयन में H+ आयन देकर फिनॉक्साइड आयन देता है, इसलिए क्या है आपका, अम्लीय है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम लिखिए। जो रोजेनमुंड अभिक्रिया ना उसमें कौन से उत्प्रेरक आप प्रयुक्त करोगे, तो वो होगा बेटा PdBaSO4। कौन सा होगा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक हम यूज लेते हैं किसमें, रोजेनमुंड अभिक्रिया में। आगे देखो बेटा लिखा है वह कौन सा एल्डिहाइड है जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता है। तो भाई कौन सा एल्डिहाइड जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता, बेटा सिंपल सा इसका आंसर होगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ये आपका क्या है, एक ऐसा एल्डिहाइड जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता। आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि श्मिट अभिक्रिया का समीकरण देखो। तो श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लो और उसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराओ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन देती है। क्लियर है ना? इस अभिक्रिया को हम श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो वही हमने देखो लिखा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने RCOOH, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। तो देखो बेटा यहाँ से R यहाँ से N, तो RN और ये वाला H और ये वाला H, RNH2 बन गया। तो यहाँ से ये CO2 निकाल दो और N3 थे बेटा एक N लिया तो एक N2 निकाल दो, तो RNH2 CO2 और N2। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका लिखा है कि आप एक पद में सोडियम एसीटेट को मेथेन में परिवर्तित कैसे करोगे। एक पद में हमें किसको बेटा, सोडियम एसीटेट को मेथेन में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सोडियम एसीटेट ले और उसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें। सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH और CaO का मिश्रण। तो NaOH क्या करता है, क्रिया करता है, CaO एज ए कैटालिस्ट यूज हो जाता है, यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो जब भी आप सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराओगे तो बेटा सीधा सीधा आपको मेथेन मिलेगा एक ही पद में। तो वही देखो रिएक्शन लिखा हमने, सोडियम एसीटेट लिया ये CH3COON, ये है बेटा आपका सोडियम एसीटेट, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, Na2CO3 निकल जाएगा। देखो Na2C और 3 हो, 1 2 और ये 3, Na2CO3 निकल गया, बचा गया CH3, ये वाला H भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH4। ये बन गया आपका मेथेन, एक पद में ही बन गया। आ गया क्लियर समझ में? तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा आपका सेक्शन बी से होगा, और सेक्शन बी में बेटा आपके क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना बेटा आपके कितने आएंगे, तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना होगा बेटा 1.5 नंबर का। तो टोटल आपका सेक्शन जो बी है वो बेटा आपका 18 नंबर का होगा। तो चलो हम बात करते हैं। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन आएगा जो सेक्शन बी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 15 तक रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बेटा कि हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाइए। तो बेटा हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण में होता क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, हम एक एल्कीन लेते हैं और उसकी क्रिया डाइबोरेन के साथ कराते हैं। तो क्या होता है बेटा, एल्किल बोरेन मिलता है, हमें ट्राई एल्किल बोरेन बोल सकते हैं उसको। फिर क्या हो जाएगा बेटा, उसका क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उसका अपघटन होगा किसमें, एल्कोहल में। इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या बेटा, हमने जो एल्कीन बताया ना, एल्कीन में एनसीईआरटी की बुक ने लिया है बेटा प्रोपीन। इसका क्या नाम है, प्रोपीन। 1 2 3 कार्बन का एल्कीन क्या होता है बेटा, प्रोपीन होता है। और प्रोपीन की क्रिया हम डाइबोरेन के साथ करते हैं तो हमें बेटा ट्राई प्रोपिल बोरोन मिलता है। और ये आपका किसके द्वारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा अपघटित होता है किसमें, प्रोपिल एल्कोहल में। किसमें, प्रोपिल एल्कोहल में। तो ये अभिक्रिया थी बेटा आपकी हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा गाटरमान अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, गाटरमान अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसकी क्रिया बेटा हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कॉपर पाउडर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलोबेंजीन मिलती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। तो हमने वही लिया बेटा बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, या बेंजीन रिंग लिख देना बेटा, बेंजीन रिंग बनाना उसके ऊपर N2Cl जोड़ देना। तो बेंजीन रिंग N2Cl, उस पर हमने क्या किया बेटा, कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर पाउडर लिया और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, हेलोबेंजीन बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि डाई एथिल ईथर की हैलोजनीकरण अभिक्रिया समझाइए। तो बेटा डाई एथिल ईथर, अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करें तो डाई एथिल ईथर की दो हैलोजनीकरण अभिक्रिया हैं। पहली तो क्या हो जाएगी बेटा, पहली एक तो अभिक्रिया होती है कि हम अंधेरे में कराएं यानी कि सनलाइट की अब्सेंस में करवाएं, और एक अभिक्रिया होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं। अगर बेटा हम सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो आपके डाई एथिल ईथर में जितने भी हाइड्रोजन है ना वो हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बेटा यही क्रिया अंधेरे में कराते हैं तो डाई एथिल ईथर के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु आपका हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। देखो कैसे, तो हम देखो बात करते हैं बेटा, हमने डाई एथिल ईथर लिया CH3 CH2O CH2 CH3। तो देखो बेटा ये तो है आपका क्रियात्मक समूह O के जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इधर देखेंगे तो ये अल्फा, इसको हम अल्फा डैश लिखे दे रहे हैं समझने के लिए। हमने इसकी क्रिया हैलोजन से कराई अंधेरे में, तो क्या हो जाएगा, किसी भी एक, चाहे अल्फा से चाहे अल्फा डैश से, कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक X, अच्छा हैलोजन की जगह आप Cl और Br लोगे, ठीक है ना बेटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक H और एक X निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, तो CH3CH2 था ना, एक H निकल गया, वहाँ एक X जुड़ गया, तो ये अल्फा हैलो डाई एथिल ईथर बन गया। वापस फिर से हैलोजन से कराएंगे तो अब इस बार अल्फा डैश वाला निकल जाएगा। देखो यहाँ अल्फा डैश वाला हमने हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह एक हैलोजन जोड़ा, तो ये बन गया अल्फा अल्फा डैश डाई हैलो डाई एथिल ईथर। लेकिन बेटा अगर यही क्रिया हम क्या करते, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते, देखो यहाँ पर हमने आपको Cl2 लिख के दिखा दिया, तो ये 10 Cl लिए ना, तो बेटा देखो 5H और 5H, 10H और यहाँ से 10 Cl, तो आपके बेटा 10HCl तो यहाँ से निकल जाएंगे, और 10 Cl जो बचे वो 5 इधर जोड़ दिए, 5 इधर, ये पर हैलो डाई एथिल ईथर बना, तो इसको हमने लिख दिया पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर आप अंधेरे में करा रहे हो तो अल्फा अल्फा डैश प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो तो पर हेलो प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब रीजनेबल क्वेश्चन से रीजन से देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से उच्च होता है क्यों। तो हम देखो आपको बता दें बेटा कि एथिल अल्कोहल की जो अगर बहुत सारे अणु ले, हम 2-3 मान लो अणु ले, तो एथिल अल्कोहल में क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतरा आणविक ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, आकर्षण को भी हम मतलब बंध बोलते हैं। तो अंतरा आणविक जो हाइड्रोजन बंध बनता है ना, उससे क्या हो जाता है, अल्कोहल के अणु में संगुणन हो जाता है। संगुणन हो जाने के कारण क्या हो जाता है बेटा, बॉन्ड आपका छोटा हो जाता है, जिससे बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या हम सिंपल सा ये कह दें कि आप जो आपका अल्कोहल है इसमें क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, संगुणन बढ़ जाता है, अर्थात इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होती है। इसलिए आपका जो अल्कोहल है ना, इसका क्वथनांक किससे, ईथर से ज्यादा होता है, जबकि ईथर में बेटा किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो हमने देखो इसको कैसे लिखोगे आप, क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1.5 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है बेटा कि अल्कोहल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण अल्कोहल के अणुओं का क्या हो जाता है बेटा, संगुणन हो जाता है। तो यही कारण है कि अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से क्या होता है बेटा, अधिक होता है या ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कम अम्लीय है, समझाइए। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे हम क्लोरोफिनॉल की बात करें, सॉरी ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, बेटा हमने ये फिनॉल बनाया, यहां हमने Cl दिखाया, इधर हमने O और ये H, तो यहां पर क्या होगा बेटा, C और H के बीच अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा होता क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस H+ को निकलने से क्या करता है, रोकता है। तो यहां से H+ इतनी जल्दी नहीं निकलता है जितनी जल्दी फिनॉल से निकल जाता है। तो यही कारण है बेटा कि फिनॉल से ये क्या है, कम अम्लीय है। तो हम देखो आपको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि आयनन के पहले इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इसका आयनन क्या होता है, कम होता है। तो वही देखो हमने लिखा बेटा कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में आयनन से पहले अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण आयनन कम हो जाता है। क्योंकि देखो हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अब अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयनन कम हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि H+ कम निकलता है, समझ गए ना, कम हो जाता है। अतः ऑर्थोक्लोरोफिनॉल फिनॉल से क्या है, कम अम्लीय है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय है क्यों। अब इसको भी देखो, सारे रीजन पूछ लिए बेटा, अल्कोहल का फिनॉल से, अल्कोहल का ईथर से, और अल्कोहल का पूछ रहे हैं हमेशा, सॉरी अल्कोहल का क्लोरोफिनॉल से भी पूछ लिया, अब हम अल्कोहल का पूछ रहे हैं किससे, फिनॉल से। अब इन्होंने ये कहा कि फिनॉल ज्यादा अम्लीय है, किसकी कंपैरिजन में, अल्कोहल की कंपैरिजन में। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बेटा जब भी हम फिनॉल से H+ आयन निकालते हैं तो आपका क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन क्या करता है बेटा, अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर हम वहीं अल्कोहल से H+ निकालते हैं तो क्या होता है बेटा, आपका अस्थायी आयन एल्कोक्साइड बनता है।
एल्कोक्साइड जो आयन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी। क्यों? क्योंकि ये बेटा अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। जब ये अनुनाद नहीं दिखाता तो ये क्या करता है, ये वापस जो H+ निकाला था उसको खींच लेता है, उसको ही खींच लेता है, फिर उससे अल्कोहल बन जाता है। इसका मतलब है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का नहीं बल्कि क्या है, उदासीन प्रकृति का है। तो देखो वही हमने लिखाया है कि फिनॉल H+ त्याग कर, फिनॉल H+ त्याग कर क्या कर रहा है बेटा, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और फिनॉक्साइड आयन क्या करता है बेटा, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेगा, जबकि एल्कोहल H+ त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है। जो एल्कोहल है वो क्या करता है, H+ त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जो तुरंत H+ आयन खींचता है, तथा एल्कोहल क्या है बेटा आपका, उदासीन प्रकृति का है। आ गया बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेटा एथीन पर ओजोन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम, बनने वाला जो उत्पाद है उसका नाम और अभिक्रिया भी लिखिए, यानी कि अभिक्रिया भी लिखनी है और नाम भी लिखना है। तो देखो बेटा होता क्या है कि जब भी हम एथीन, एथीन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, अगर एथीन की बात हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बेटा एथिलीन की, ठीक है ना, 2 कार्बन का एल्कीन। तो बेटा जब भी हम उसकी एथीन से क्रिया कराते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो क्या मिलता है, ट्राइओजोनाइड और फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। फाइनल जो होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो हमने क्या किया बेटा, एथिलीन लिया, उसकी ओजोन से क्रिया कराई, तो जहां डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा ओजोन और आपका ट्राइओजोनाइड बनाएगा। तो ये आपका एथिलीन ट्राइओजोनाइड बना। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है एथिलीन ट्राइओजोनाइड, ये बना। और इसका जो बेटा जब अपघटन हो जाता है जिंक द्वारा तो बनता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। ये थी आपकी क्या, एथीन पर ओजोन की अभिक्रिया। या इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एथीन की ओजोनोलिसिस या ओजोनीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट है कि HBZ यानी कि हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो बेटा HBZ अभिक्रिया क्या है, तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल की हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की हैलोजनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए या HBZ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो एक ही बात है। इसमें होता है कि बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल लो और आप इसकी क्रिया हैलोजन से कराओ, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो आपका बेटा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हो ना हैलोजन तो आपका डाई हेलो प्रोडक्ट भी बन सकता है। कैसे, तो देखते हैं। जैसे बेटा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया RCH2COOH हैलोजन से क्रिया कराई तो आपका R। अब देखो यहां से ये ग्रुप है तो बेटा ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो अल्फा कार्बन से एक H निकला, वहां एक X जोड़ दिया तो ये बन गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आगे क्या है बेटा, देखो इधर अगर मान लो इसमें हम और ज्यादा हैलोजन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी H निकल जाएगा और बनेगा बेटा RCXX और COOH, ये बन जाएगा अल्फा अल्फा डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, डाई हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इतना लिख के आ जाना बोर्ड में, चाहे पूरा लिख के आ जाना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो लिखा बेटा कि फॉर्मिक अम्ल है एस्टिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, समझाइए। जो फॉर्मिक अम्ल होता है ना HCOOH वो CH3COOH यानी कि एस्टिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय है। क्यों, तो होता क्या बेटा, जो एसिटिक एसिड है ना CH3COOH, तो CH3 जो ग्रुप है यानी कि CH3 समूह है बेटा वो क्या है, प्लस आई प्रभाव वाला समूह है। तो प्लस आई प्रभाव वाला समूह क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर धकेलता है, जिससे क्या होता है बेटा, जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन पे माइनस आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो वहां से H+ का निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कैसे, वो भी समझ लो। जैसे ये है देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही चले गए तो अब क्या हो जाएगा बेटा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले गए हैं तो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर पुश करेगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इस H+ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा। क्यों, क्योंकि जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया बेटा, माइनस, अर्थात ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया तो फिर वो क्या करेगा, H+ नहीं निकालेगा। तो वही कारण है बेटा कि एसिटिक एसिड से क्या होता है, जो आपका CH3 ग्रुप है ना वो प्लस आई प्रभाव के कारण H+ का निकलना कठिन हो जाता है। किसके कंपेरिजन में, फॉर्मिक अम्ल की कंपेरिजन में। तो इसलिए क्या होता है बेटा कि फॉर्मिक एसिड जो है ना वो ज्यादा अम्लीय नहीं है, किसकी तुलना में, फॉर्मिक अम्ल की तुलना में। तो देखो वही हमने लिखा है, लिखा बेटा कि एसिटिक एसिड में CH3 समूह प्लस आई प्रभाव के कारण H+ आयन का निकालना फॉर्मिक अम्ल की तुलना में कठिन हो जाता है। यानी कि CH3COOH में जो CH3 ग्रुप है ना उसके प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है बेटा, CH3COOH से H+ का निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो यही कारण है कि बेटा फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से क्या है, अधिक अम्लीय है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में कोई प्रभाव ऐसा है नहीं जो H+ को निकलने से रोक रहा हो। क्लियर।
नेक्स्ट लिखा बेटा क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। बेटा जब हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो क्या होता है बेटा, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों बनते हैं। वो आप रिएक्शन समझ सकते हो। ये देखो बेटा हमने CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये तो है कैल्शियम एसीटेट, इसको कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करेंगे तो बेटा CaCO3 देख ही रहे होगे आप कैसे निकलेगा। तो ऐसे हमने CaCO3 निकाल दिया और CH3COCH3 एसीटोन और HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, तो एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो वो हमने देखो यहाँ लिख भी दिया। हालांकि इसमें थोड़ी सी बेटा आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने कहा है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करते हैं। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे तो बेटा साथ साथ लिखते चलना। तो आप ऐसे लिखोगे कि बेटा जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है तो बेटा एसीटोन व फॉर्मेल्डिहाइड दोनों बनते हैं। इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद फिर आप ये रिएक्शन लिखोगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा कि निम्न अभिक्रिया में A, B तथा C के संरचना सूत्र लिखो। अभिक्रिया ये रही CH3MgI CO2 ईथर की प्रेजेंस में A बनेगा, इसका जल अपघटन कराओगे B बनेगा, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो बेटा आपका C बनेगा। तो यहाँ A, B और C बताने हैं। तो देखो बेटा क्या होगा, हम थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे मान लो ये CO2 लिखा है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया CO2। अब ये CH3 इस प्रकार से अटैक करेगा, CH3 तो कार्बन से जुड़ेगा और MgI जो है ना बेटा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये तो बना आपका A। जब इसका हम जल अपघटन करेंगे तो बेटा इधर H इधर OH, तो क्या बन गया बेटा CH3COOH, ये बना B और इसके हम दो अणु लेकर क्या करेंगे P2O5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जल निकल जाएगा। जल निकलेगा तो क्या बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जल कैसे निकलेगा तो अब उसको देख लेते हैं। तो ऐसे CH3COOH और बेटा CH3COOH, तो यहाँ से H2O निकल गया तो क्या बचा देखो CH3CO ये वाला एक O एक्स्ट्रा है तो CH3CO का होल ट्वाइस O, ये बन जाएगा C। तो बेटा ये तीनों के तीनों हमने आपके यहाँ पर दिखा दिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ यही पूछे थे ABC के संरचना सूत्र लिखने हैं। तो संरचना सूत्र A का तो ये है, B का ये रहा और C का ये रहा। क्लियर हो गया। अब आगे लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि एल्डिहाइड अच्छे या प्रबल अपचायक हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छे या प्रबल अपचायक हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो होता क्या बेटा कि एल्डिहाइड अच्छे या प्रबल अपचायक हैं। क्यों है? क्योंकि ये बेटा समान संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं आसानी से। क्लियर है ना। जब ये आसानी से ऑक्सीकृत हो रहे तो इसका मतलब ये अच्छे अपचायक हैं या प्रबल अपचायक हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि एल्डिहाइड की क्रिया फैलिंग विलयन से या एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से, किसी से भी लिख सकते हो। तो देखो हमने क्या लिखा है, तो बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिखना है कि एल्डिहाइड समान कार्बन की संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अतः ये प्रबल अपचायक हैं या अतः ये अच्छे अपचायक हैं। क्लियर। इसके बाद एग्जांपल लिख देना RCHO Ag2O, ये टॉलेन अभिकर्मक है। ये क्या है बेटा आपका, ये है टॉलेन अभिकर्मक। तो ये बेटा किसमें, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया ऑक्सीकृत और टॉलेन अभिकर्मक क्या देगा आपको, Ag यानी कि रजत दर्पण देगा। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा आपका सेक्शन बी। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर सेक्शन सी की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी बेटा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में बेटा आपके 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे, तो टोटल आपका सेक्शन सी आएगा 9 नंबर का। तो चलो हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्डिहाइड या कीटोन से उच्च होते हैं, क्यों? यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनका क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है, क्यों? और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि एथेनोइक अम्ल की वाष्प अवस्था में बनने वाले द्विलक की संरचना बनानी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करने वाली कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है बेटा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसमें क्या होता है बेटा, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो बेटा वही अल्कोहल की तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा। तो यही कारण है कि इनका क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। क्लियर। तो वही हमने देखो देखा है बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बंध कौन सा बेटा, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिससे इनके अणुओं में संगुणन हो जाता है। यही कारण है कि बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्डिहाइड या कीटोन से क्या होता है बेटा, उच्च होता है। क्लियर हो गया। ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन इतना तो आप समझते ही होंगे रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट लिखा बेटा एथेनोइक अम्ल की वाष्प अवस्था में। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है बेटा, CH3COOH, क्योंकि एसिटिक अम्ल का ही आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है।
तो CH3CO और OH, इधर भी बेटा CH3CO O और H, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाता है बेटा, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसी संरचना को बेटा हम क्या बोलते हैं, द्विलक संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विलक स्ट्रक्चर। आगे लिखा कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करने वाली कोई एक रासायनिक समीकरण लिखो। तो बेटा आप एल्डिहाइड लो, उसकी फैलिंग विलयन से क्रिया कराओ, तो आपको क्या मिलेगा, लाल अवशेप मिलेगा, प्लस आपका एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। लेकिन अगर यही क्रिया हम कीटोन से कराएं तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये अंतर स्पष्ट करने वाली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17 कि पावर अल्कोहल के अवयव के नाम लिखिए और एवं इसका उपयोग दीजिए। पावर अल्कोहल के अवयव लिखने और उसका एक उपयोग लिखना है। दूसरा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है। और थर्ड लिखा है कि फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। हमने बेटा सबसे पहले पावर अल्कोहल के अवयव लिखे, पेट्रोल, बेंजीन और एथिल अल्कोहल। पेट्रोल, बेंजीन और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर ही होता है बेटा पावर अल्कोहल। इसका उपयोग करते हैं हम शक्ति के रूप में, यानी कि शक्ति उत्पादन के रूप में, सॉरी क्या लिख सकते हो आप बेटा इसको, शक्ति उत्पादन के रूप में। क्लियर। आगे देखो बेटा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखो। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल ये रहा आपका, ठीक है ना। तो बेटा देखो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पे मैथिल है तो 2 मैथिल, और 1 2 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा, प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे OH है तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका IUPAC नेम है। अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। आगे देखो बेटा फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो हमने फिनॉल लिया बेटा, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मतलब होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ क्रिया। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 का मिक्सचर, यानी कि इनका और इनका मिक्सचर। तो हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब भी हम फिनॉल की क्रिया कराते हैं तो बेटा आपका पिक्रिक अम्ल यानी कि ऑर्थो और पैरा की सभी कंडीशन पर NO2 जुड़ जाता है। क्लियर हो गया बेटा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में पहला क्वेश्चन है कि ईथर अणु में ऑक्सीजन परमाणु, जो आपका बेटा ईथर अणु है ना, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु की संकर्ण अवस्था एवं बंध कोण बताइए। तो ईथर में हमें ऑक्सीजन की संकर्ण अवस्था बतानी है और बंध कोण बताना है। दूसरा एस्टिक अम्ल, क्लोरो एस्टिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल, तीनों का अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखो। तीनों को हम अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। और चौथा अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक एल्डिहाइड का नाम बताओ जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता है। तो पहले तो हम बेटा पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ईथर अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संकर्ण अवस्था। तो बेटा देखो ईथर ROR, तो बेटा देखो इस पर 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब यहाँ पर संकर्ण क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि संकर्ण हमेशा किसका, सिग्मा बंध और लोन पेयर बंधों की संख्या का योग। तो एक सिंगल 2, एक लोन पेयर 3, एक ये लोन पेयर 4 लोन पेयर मतलब 4 ऑर्बिटल किसमें होंगी, एक s में 3 p में, समझ गया ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और प्लस बंध कोण कितना होगा, वैसे तो 109.5 होता है, लेकिन ईथर में ये कोण क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ईथर में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण कार्य करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच। तो यहां पर हम बेटा आज का आंसर लिखेंगे कि ईथर अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संकर्ण अवस्था sp3 व बंध कोण 110 अंश होता है। दूसरा क्वेश्चन, किनको हमें किसके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में रखना है इन तीनों को। तो सबसे पहले प्रोपियोनिक अम्ल आएगा, इससे ज्यादा आपका अम्लीय होता है एस्टिक अम्ल, और उससे भी ज्यादा अम्लीय होता है कौन बेटा, आपका क्लोरोएसिटिक अम्ल। आगे लिखा है एक एल्डिहाइड का नाम बताओ जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता, वो बिल्कुल सिंपल बेटा बेंजील्डिहाइड। इसके बाद हम बेटा बात करेंगे सेक्शन डी की, और सेक्शन डी में क्या होते हैं बेटा, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, और ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। तो टोटल आपका ये सेक्शन होगा 8 नंबर का। 8 नंबर का तो इसमें पहला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्न के कारण दीजिए। पहला क्वेश्चन है 19 का कि निम्न के कारण दीजिए, और उसमें ए नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक स्नेही के प्रति एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक है, एक तो इसका कारण। दूसरा कि एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसका भी कारण लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आगे बेटा, एसिटाल्डिहाइड व, ये तो पहले के ए और बी थे, अब दूसरा क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड व बेंजील्डिहाइड में विभेद करने हेतु रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो बेटा पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए नंबर वाले पे। तो फर्स्ट का ए नंबर है कि एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव व कीटोन में 2 एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखो बेटा एल्डिहाइड का मतलब ये RCHO, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर दे रहा है, ग्रुप की ओर। और यहाँ क्या होगा बेटा, RRC डबल बॉन्ड हो तो 2 R किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस कार्बन को। क्लियर है ना। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कि CHO में तो 1 और कीटोन में यानी कि 2 आपके R समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा एल्डिहाइड के जो कार्बोनिल समूह की बात करें, एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह, ये समझ गए ना। तो एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर धनावेश
कीटोन की तुलना में अधिक होगा। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर क्या है, CH और O, केवल एक R इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इस पे क्या होगा माइनस चार्ज, यहाँ 2 दे रहे तो इस पे और ज्यादा माइनस, तो इस पे माइनस ज्यादा, इस पे माइनस कम, इस पे माइनस कम है तो इसका मतलब इस पर धनावेश ज्यादा होगा। तो यही कारण है बेटा कि एल्डिहाइड में धनावेश ज्यादा होता है ना, तो धनावेश ज्यादा होने के कारण नाभिक इसने कहाँ आक्रमण करेगा, धनावेश पे ही, तो इसी कारण क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है। क्लियर, तो वही हमने लिखा है कि एल्डिहाइड में एक R समूह प्लस I प्रभाव व कीटोन में 2 R समूह प्लस I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर धन आवेश कीटोन की तुलना में अधिक होता है, अतः एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, अधिक क्रियाशील होगा, आगे लिख लेना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर है कि एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो क्यों देते हैं बेटा, क्योंकि बेटा नाभिक स्नेही के आक्रमण से बना जो मध्यवर्ती योगात्मक है ना, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से बने मध्यवर्ती यौगिक की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो यही कारण है बेटा आपका कि एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लगा कि एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में विभेद करनी होती है, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो इसका मतलब है बेटा हम इसका अगर हम परीक्षण करें तो हम कैनिजारो अभिक्रिया से करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं होता है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रोजन जिन यौगिक में नहीं होते, चाहे फिर एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, समझ गया ना बेटा। तो जिन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वे ही कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। तो बेटा बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है, यानी कि ये बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाता है। क्लियर है ना। लेकिन एसिटाल्डिहाइड में बेटा क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड में 3 आपके अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो यही इनमें अंतर है, कैनिजारो अभिक्रिया केवल और केवल बेंजल्डिहाइड देगा, एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा। क्लियर हुआ बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा कि पहला क्वेश्चन, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन तो इन्होंने कहा कि आपको प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के समीकरण लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न के विरचनों के लिए समीकरण, यानी कि निम्न के बनाने की समीकरण लिखनी है। क्या, पहला प्राथमिक एमीन से एथिल एल्कोहल, दूसरा डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, तीसरा एनिलीन से फिनॉल। तो देखो बेटा इसके आंसर की ओर चलते हैं। फर्स्ट पहला प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं हम RCH2OH, और द्वितीयक लेते हैं बेटा RCHOH। ये प्राथमिक एल्कोहल है बेटा और ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। इसका भी हाइड्रोजनीकरण तो होता है बेटा कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर। किसकी उपस्थिति में बेटा, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। तो बेटा एक H यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तो क्या बचेगा RCH, देखो RCH, क्योंकि एक H निकाल दिया, दो में से तो एक ही बचेगा, CHO प्लस निकल गया बेटा H2, तो ये बना बेटा आपका एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होगा बेटा, H और H2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा R और ये वाला C और O, यानी कि RCO प्लस H2, मतलब ये बना बेटा आपका कीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि हमें केवल अभिक्रिया के समीकरण लिखने थे, तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल क्या देगा बेटा, कीटोन देगा। ये तो फर्स्ट का था। अब देखो सेकंड में बेटा हम ए नंबर की बात करते हैं कि प्राथमिक एमीन से एथिल एल्कोहल। तो प्राथमिक एमीन में हम क्या करते हैं बेटा, एथिल एमीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एथिल एमीन, और इसकी क्रिया कराते हैं बेटा नाइट्रस अम्ल से HNO2 से। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से C2H5, यहाँ से O और ये वाला H, तो पहले तो आप एथिल एल्कोहल बनाओ, C2H5OH प्लस ये वाला N और ये वाला N, क्या निकल जाएगा N2। अब देखो बेटा यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला, एक ऑक्सीजन बच गया ना, तो वो वाला ऑक्सीजन और ये वाला H2 क्या निकल जाएगा H2, ये बन गया एथिल एल्कोहल। दूसरा है बेटा डाई एथिल ईथर से, डाई एथिल ईथर से क्या बनाना है आपको, एथिल एल्कोहल, यानी कि C2H5O C2H5, ठीक है ना बेटा। इसका क्या करो आप, इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा दो इस प्रकार से, इधर H इधर I, तो बन जाएगा C2H5OH प्लस C2H5I, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल। थर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन का मतलब क्या है बेटा कि आपका बेंजीन रिंग पे NH2 जुड़ा हो, ठीक है ना। आप इसकी क्रिया कराओ बेटा किससे, NaNO2 और HCl से, कितने पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। ये डाइएजोटीकरण क्रिया है बेटा,
तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आप करा दो जल अपघटन, जल अपघटन कराओगे ना तो बनेगा बेटा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। कैसे? यहाँ से N2 और Cl पूरा निकलेगा, N2 निकलेगा, Cl H के साथ निकल जाएगा, HCl। अब जब H और एक Cl निकले तो OH बचा, वही हमने यहाँ जोड़ दिया, यही बन गया आपका बेटा फिनॉल। क्लियर हो गया? तो बेटा ये था आपका सीरीज का पांचवें नंबर की सीरीज। अगर बेटा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को सेंड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।